शनिवार का दिन है, जाहिर सी बात है आज हम न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला जी से बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पिछले हफ्ते राजनीति और देश और विदेश का मिजाज क्या था और उस पर क्या सोचते हैं। दो बड़ी घटनाएं हमारे ख्याल से हुई हैं जिस पर वाकई में चर्चा भी होनी चाहिए और ये हमारे दर्शक उसको सुनना भी चाहेंगे कि दरअसल प्रभु चावला जी उस पर क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। वो एक, जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े 3-3 रुपए, उसको लेकर देश के अंदर इस वक्त जबरदस्त तरीके से बहस चल रही है। एक तबका वो है जो साफ तौर पर कहता है कि दरअसल सरकार की गलत नीतियों का ये असर है और ये कहता है कि दरअसल ये तो कदम बहुत पहले उठा लेने चाहिए थे, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहे थे इसलिए चुनाव का इंतजार किया गया और अब ये कदम उठाए गए। दूसरा तबका ये है कि जिसका कहना है कि सरकार की नीतियां बहुत अच्छी, इसकी वजह से 2.5 महीने तक उन्होंने इसको बर्दाश्त किया और जब सीमा पार होने लगी तब उन्होंने क्या, वो भी देखिए सिर्फ 3 रुपए बढ़ाए। दोनों के बीच में सच क्या है। इसके अलावा हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट, बेरोजगारों पर जो काकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर टिप्पणी की है, उस पर उनका क्या सोचना है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि प्रभु चावला जी का 50 साल से ज्यादा का सार्वजनिक जीवन का अनुभव है। बहुत सारे मुख्य न्यायाधीशों को उन्होंने देखा है, सुना है, उनसे दोस्ती रही, मुलाकात हुई है और तो और न जाने कितने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ उनकी जान पहचान रही है। तो वो क्या सोचते इस पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ये मुख्य न्यायाधीश जी की टिप्पणी पर आप क्या कहते हैं? क्या हम सब मीडिया वाले कॉकरोच है, परजीवी हैं और हमको कहीं जब मौका नहीं मिला तब हम मीडिया में आ गए? अच्छा, तो मैं इसके ऊपर मीडिया से जुड़ के उन्होंने 4-5 चीजें और भी जुड़ी थी। इनको कोई नौकरी नहीं मिलती है कि मीडिया का नाम मिल जाए, बाकी उन्होंने कहा कि आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, कुछ और बन जाते हैं, सबको लताड़ा उन्होंने। उनका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। सवाल ये है कि हमारे यहाँ ये समस्या हो गई है कि जितनी भी इंस्टीट्यूशन हैं उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए, इसका एक षड्यंत्र चारों तरफ से चल रहा है। आप जुडिशियरी से शुरू करेंगे, आप इलेक्शन कमीशन से शुरू करेंगे, आप मीडिया से शुरू करेंगे, तो पिछले कई सालों से, दशक से, उससे पहले मिसेस गांधी के जमाने से ये एक षड्यंत्र है जो सोच समझ के जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे पता नहीं, परंतु हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, जो स्तंभ है जिनको कहते हैं कि डेमोक्रेसी के, उनको डिस्ट्रॉय करने का एक सुनिश्चित षड्यंत्र चला जा रहा है। सवाल ये है कि हम लोगों को, मीडिया वालों, पार्टियों को ये फैसला करना पड़ेगा कि क्या हम जजमेंट को सेलेक्टिवली सपोर्ट या अपोज कर सकते हैं। तो ये जो होगा कि मंदिर के फेवर में अगर आ गई जजमेंट तो वाह वाह करने वाले तालियां बजानी शुरू हो जाएंगे, अगर किसी मंदिर के खिलाफ में आ गई तो आप गालियां देना शुरू कर देंगे जुडिशरी की। आप एक सीमा तय करनी पड़ेगी कि जुडिशरी को आप सेलेक्टिवली अपोज करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। वो एक खतरा बनना जा रहा है। पहले मीडिया डिस्ट्रॉय किया, गोदी मीडिया बन गया, ये मीडिया बन गया, उससे पहले ईसीआई डिस्ट्रॉय हुआ, जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने अपना दिखाया, उसके ऊपर वो डिस्ट्रक्शन होगी, पार्लियामेंट में डिबेट नहीं होगी, पार्लियामेंट डिस्ट्रक्शन हो गई। तो ये सब एक खतरनाक है, उसको उस संदर्भ में देखना चाहिए हमारे को। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्या क्या दिया, उसके पीछे कारण क्या है कि आप जजमेंट को सेलेक्टिवली सपोर्ट नहीं करें या तो चुप रहिए। क्या आप, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मीडिया जो आजकल कर रहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? आप भी नहीं सहमत होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब अगर मीडिया इतना हो गया है कि वन साइडेड नैरेटिव चल रहा है इस तरफ से, उसके बाद जुडिशरी में सेलेक्टिव जजमेंट को अपोज करेंगे, तो चीफ जस्टिस आफ्टर ऑल है तो इंसान ना, ह्यूमन बीइंग है ना। अब आप उनका पास निकालना शुरू कर दें उनका, वो चीफ जस्टिस बने हैं, सिस्टम से बने हैं, इंस्टीट्यूशन से बने हैं, परंतु जिसके ऊपर उन्होंने अटैक किया, क्या वो सिस्टम क्रेडिबल है कि नहीं है, ये चीजें जरूरी है। एक जजमेंट है, उसके ऊपर लीगली आप सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, पर व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, इसके बारे में मैं समझता हूं कि हमारे को बचना चाहिए। जी, आपने कहा कि व्यक्तिगत आक्षेप लगाने से बचना चाहिए। लेकिन जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जब वो कोई बात कहते हैं तो 140 करोड़ लोग उससे प्रभावित होते हैं और जब हम आप कहते हैं तो शायद 2-4 लोग उसको समझते होंगे, करते होंगे। जब वो मीडिया को कॉकरोच कहते हैं या परजीवी कहते हैं या जिनको कहीं नौकरी नहीं मिली वो यहाँ चले जाते हैं और उससे बड़ी बात उन्होंने कि सिस्टम पर हमला करते हैं। ये सिस्टम पर हमला करना क्या हुआ सर? ये बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं है। सिस्टम पे मैं फिर बात है ना, जो उन्होंने कहा शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता था, मैं बिल्कुल पहले शुरू से सहमत, पर सवाल ये कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पदों पर बैठे हैं उनका नाम लेकर के क्या आपको अटैक करना जरूरी है? अगर आप पढ़े उनके बारे में क्या कहा, किसी ने कहा ये किया, चंडीगढ़ में थे, ये थे, तो क्या जब आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया कितने दिन तक कोई सुनेगा? अब मोदी जी को कितनी गाली, वो कई बार कहते हैं मेरे को रोज गाली मिलती है, मेरी उम्र बढ़ जाती है उससे,
तो व्यक्तिगत आप कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, क्या उनकी जजमेंट को लेकर के उन पर व्यक्तिगत आरोप लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? आप लीगल क्वेश्चन करिए कि आपकी ये जजमेंट है और इसमें लीगल फ्लॉज है, आप अटैक करिए। पर आप उनके व्यक्तिगत की आपने जजमेंट इसलिए दी कि आपका ये बैकग्राउंड है, तो उसका रिएक्शन कभी ना कभी आप सिर्फ चीफ जस्टिस से अपने आप को डिफेंड नहीं करें, गुस्से में आकर कई बार हो जाता है। मैंने पहले कहा कि शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उस पदों पर जो लोग बैठे हैं वो बेटर यूज कर सकते हैं प्रयोग का, उस बात पे बिल्कुल सहमत हूं आपसे। परंतु जिस तरह का माहौल देश के अंदर बन रहा है, उसके अंदर ये लोग नहीं सोच रहे कि हम जो एक मीडिया बचा हुआ था, क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन, वो तो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका जुडिशरी जो बची हुई है, थोड़ी बहुत अभी भी बची हुई है, उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम दोनों तरफ से हो रहा है, जिससे हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर बड़ा खतरा है। जो आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे, शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता था, परंतु जो उनकी इंटेंशन थी, जो उसके पीछे प्रिंसिपल छपा हुआ था, मैं उनसे 100% सहमत हूं। बट सर यहाँ पे एक सवाल सवाल ये खड़ा होता है कि जुडिशरी की साख पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके कारण क्या आप समझते हैं? क्योंकि देखिए, दो तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि ऐसे जजेस का चयन किया जा रहा है जो दरअसल सरकार के साथ हो, या अगर जरा सी भी उनकी असहमति तो फिर उनको नहीं आगे बढ़ाया जाता है। ऐसे बहुत काबिल जज है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। दूसरा ये आरोप लगाया जा रहा है कि विचारधारा से प्रभावित लोगों को लाया जा रहा है। अब ये एक ऐसी डिबेट हो गई है जिसकी वजह से दोनों तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो 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 साख है, उस पर एक बड़ा कारण ये भी है कि वहां ऐसे लोग भी पहुंच रहे हैं जो दरअसल शायद वहां पे नहीं पहुंच सकते थे अगर सिर्फ योग्यता के ऊपर चयन होता। ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? ये बिल्कुल चाहिए कि जुडिशरी जो है, मैंने पहले कहा ना, स्तंभ है हमारी जुडिशरी है, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा खंबा है। अगर वो गिरता है या वीकनेस आती है, बड़ा परेशानी हो सकती है इसके अंदर। पर इतिहास है ना, अगर आप देखिए अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन जज सारे के सारे हैं, राष्ट्रपति के बड़ा अधिकार होता है जिसको मर्जी अपॉइंट कर दे, वहां के सारे कार्य उन्होंने फिर जजमेंट दी। अगर आप पीछे इतिहास में हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जाएंगे, देखें 3 जो जजेस है सुपरसीड कर दिए गए थे इमरजेंसी के अंदर मिसेस गांधी ने, वो भी तो अपॉइंट हुए थे ना किसी सिस्टम से। अगर आप पहले से बात, जब से कोलिजियम सिस्टम आया उससे पहले से बात करें, तो सारे के सारे कांग्रेस के लोग अपॉइंट होते थे, बहुत सारे होते थे। एमपी रिटायर हुए जो वो चीफ जज बन गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो गवर्नर थे वो चीफ जज बन गए चीफ। तो उस वक्त हल्ला क्यों नहीं बचा उस वक्त भी सारी जजमेंट? क्योंकि जिस तरह की कंट्रोवर्सीज आज है, तो अब जो इश्यूज आ रहे हैं वो बड़े इमोशनल इश्यूज आ रहे हैं जुडिशरी के सामने। अब जुडिशरी के सामने सवाल ये उठता है कि वो इतिहास में जाए, कानून से जाए, कैसे जाए, तो उसके ऊपर डिस्कशन, डिबेट, पॉलिटिकल डिवाइड, जुडिशरी को भी पॉलिटिकल दृष्टि से देखना शुरू कर दिया गया। और प्रोसेस तो वही है, कोलिजियम बना, पावरफुल है, जजेस अपने कोलिजियम में होने चाहिए, वही डिसाइड करते हैं। अगर जाकर के गलत लोगों का चयन करते हैं तो ब्लेम तब सरकार को नहीं सकते। सरकार रोक रही है, रोकने की कोशिश की है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि हम टाइम लिमिट देते हैं, आप 3 महीने के लिए अपॉइंट करिए, नहीं की सरकार ने। परंतु उसका ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर जैसे अभी सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर, ये इलेक्शन कमीशन के चुनाव के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया कि कैसे अपॉइंट होने चाहिए, सरकार कहती है हमारे पास कि डेमोक्रेसी के अंदर लेजिस्लेटिव मोर सुप्रीम, तो उसके अंदर मिनिस्टर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसीलिए कोलिजियम में अगर मिनिस्टर को रख देंगे आप, फिर भी प्रॉब्लम होगी। अभी भी पावर गवर्नमेंट के पास है कि जजेस को वीटो कर सकती है, अपॉइंट नहीं करेगी। पढ़ी लिखी फाइल आपके पास, क्या कर लोगे आप? या तो जुडिशरी कहे सुप्रीम कोर्ट एक बार फैसला कर ले कि हमने फैसला किया है, आपके पास 20 जजेस भेजेंगे, आप 1 महीने में अपॉइंट नहीं करेंगे, हम कोर्ट बंद कर देंगे, नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री, पहली बार आप आशुतोष नोट करेंगे, प्रधानमंत्री ने आजकल किसी भी खबर का खंडन नहीं किया। पहली बार आकर के उन्होंने विदेश यात्रा पे जाकर खंडन किया। एक बड़े चैनल ने खबर चला दी कि आप विदेश यात्रा पर जाएंगे, आपको सेस लगेगा। प्रधानमंत्री ने कहा देयर इज नॉट एन आइडिया ऑफ ट्रूथ। तो प्रधानमंत्री एक फाइनेंस मिनिस्टर रिलेटेड से खबर के ऊपर डिनायल कर रहे हैं विदेश में बैठ करके। ये अपने आप में दर्शाता है कि हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। हम पत्रकार जो हैं, अब मैं कॉकरोचेस की बात करते हैं, जिस आदमी ने ये खबर फाइल की, वो बेचारे ने जिसको बताया होगा, जिसने उसने डिपेंड करके की होगी, और उसको जज तो कहेगा कॉकरोचेस हैं कि नहीं है। ये अपने आप बताता है कि हम कॉकरोचेस हैं। वो तो ठीक है, लेकिन जब जवाब दो ना मेरे को उसका। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन जब जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बात कहते हैं तो वो पूरा पूरा जो 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 फ्री फ्री जिसे कहते हैं ना, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज है, जो जो वाणी की स्वतंत्रता है, जो मीडिया की स्वतंत्रता है,
उस पर वो बहुत तगड़ा कुठाराघात करते हैं। आप बोले मैं बोलूं तो चलिए बात अलग होती है, लेकिन जब चीफ जस्टिस बोलते हैं उस पे, जिनसे कि हम न्याय की उम्मीद करते हैं, और जब ये उनकी भी क्रेडिबिलिटी नीचे जाने लगे, तो मन में ये सवाल पैदा होता है कि चूंकि आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए आपको ये बात पसंद नहीं आ रही, इसलिए आप ये कह रहे हैं कि सिस्टम पर हमला मत करो। अरे गांधी जी ने अगर सिस्टम पे हमला नहीं किया होता तो क्या देश आजाद होता? तो ये जो कहना कि सिस्टम पे हमला कर रहे हो, सिस्टम को कमजोर कर रहे हो, क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही अतिशोक्तिपूर्ण बात है, या उन्होंने जो बोला या उसके बहुत गहरे अर्थ हैं और उसको हम सिर्फ यूं ही नहीं टाल सकते कि उन्होंने उनके मुंह से निकल गया? अब चीफ जस्टिस जो कहा उसको काफी चर्चा हमने कर बात कर रहे थे। जो भी उन्होंने कहा, मैंने कहा शब्दों का बेटर प्रयोग हो सकता था। उन्होंने सिस्टम वाली चीज होगी कि उनके ऊपर किस तरह से पर्सनल अटैक हुए, क्या वो करना चाहिए था मीडिया को, जिन लोगों ने भी लिखा। व्यक्तिगत उनकी जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन करिए आप, कोई ये जजमेंट आपने दी, इसमें ये कानूनी फॉल्ट है, आपने उनको व्यक्तिगत आक्षेप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे क्यों लगाए? क्या आपको अधिकार है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? आप वो सिस्टम को अटैक कर रहे हैं, जब उनका मतलब ये कि मेरे ऊपर अटैक करना एज ए चीफ जस्टिस इज अटैक ऑन द सिस्टम। और मोदी जी की स्टेटमेंट के बाद मैं पूरा सहमत हूं कि सिस्टम में कॉकरोचेस हैं, हर तरफ से हैं। वो जुडिशरी में भी हैं, वो जुडिशरी मीडिया में भी हैं, वो एग्जीक्यूटिव में भी हैं, हर जगह है। तो जो आप बात कर रहे हैं, मैं जिस तरफ आप रेज कर रहे हैं, मैं उससे सहमत हूँ आपसे कि पर जिस डायरेक्शन में देश जा रहा है उसके अंदर मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि ये कॉकरोचेस वाली जो बात कही है उन्होंने। अब आरटीआई में देखिए आप, मैं सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, मेरे को गाली देते लोग। अब आप देखिए अपने चैनल पे, अब जब हम दोनों इंटरव्यू कर रहे थे, कितनी गालियां करती हैं आपको। आपको मैं तो देखता ही नहीं, मैं तो देखता ही नहीं कभी। मैंने कहा कि इससे निपटने का सबसे, ट्रोलिंग से निपटने का सबसे अच्छा कारण ये है कि आप चिंता ही मत करो क्या आपके बारे में टिप्पणी की जा रही है। इसलिए फिर मैं आपकी बात को अप्लाई कर जाऊंगा सीजीए को, और उसको भी चिंता नहीं करनी चाहिए, पढ़ दीजिए गाली। तो ये सिस्टम के अंदर, व्हेन यू आर होल्डिंग ए पोस्ट, व्हेन यू आर डूइंग योर जॉब, तो यू शुड इग्नोर क्रिटिसिज्म, दैट इज द बेस्ट वे। आई एग्री विद यू, परंतु यू हैव टू गो बिहाइंड द सीन कि उन्होंने क्यों कहा। अगर आपने व्यक्तिगत आक्षेप किया है तो उन्होंने रिस्पॉन्स किया है, परंतु आप बड़े सवाल पर रिसर्च करिए कि हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। वी शुड फाइंड विद द सिस्टम, नॉट विद द इंडिविजुअल। लेकिन हम रोज मीडिया की आलोचना करते हैं, मीडिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको सही नहीं ठहराते, उसको गलत मानते हैं। जुडिशरी में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी जिस तरीके की दिक्कतें वहां पैदा हो रही हैं, और उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। खैर सर, इससे अलग हटके बैठते हैं। ये जो 3 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, अब नैरेटिव ये बना दिया गया है कि जो 3 रुपए नहीं देगा वो देशभक्त नहीं है, या जो 3 रुपए नहीं देगा वो राष्ट्रवादी नहीं है। अगर आप कुर्सी पे हैं तो आपको तो झेलना तो पड़ेगा सर। ये नहीं कि एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ द पावर एंड व्हेन पीपल क्रिटिसाइज यू देन यू क्वेश्चन देयर इंटीग्रिटी एंड पैट्रियोटिज्म। ये क्या है? देखो, आपने पैट्रियोटिज्म इंटीग्रेशन से जोड़ा, मैं जोड़ूंगा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बीच में। इकोनॉमिक्स इश्यू देख करके चलें तो इसके बाद प्रधानमंत्री ने अपील की है, उनको अंदर बैठे हैं, अच्छा पता रखते हैं, क्योंकि लगभग आप कह रहे हैं कि कितना नुकसान हो रहा है, इतना सारा नुकसान हो रहा है, 1 लाख रुपए रोज का हो रहा है, या 1 लाख करोड़ का हो रहा है, जो हो रहा है बड़ा नुकसान हो रहा है। ये बात सच्चे नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। परंतु काउंटर रीजन ये कि ये 65 का मिलता है, $65 का मिला, तब आपने कौन से कम किए? आपने तब तो करना चाहिए था कम। अब 85,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाया हमारी ऑयल कंपनी ने पिछले 3-4 सालों के अंदर, उस वक्त कम नहीं किया उन्होंने जब प्रॉफिट। तो एक जस्टिफिकेशन हो सकता है कि आपने 3 रुपए क्यों बढ़ाया, परंतु इंटरनेशनल देकर के चले, उसमें जस्टिफिकेशन है, बढ़ना चाहिए था, क्योंकि पेट्रोल के रेट बाहर बढ़ गए हैं और उसका क्राइसिस है। पर इसको आप पैट्रियोटिज्म से जोड़ना चाहिए थे अपने मजाक में। सरकार के खर्चे इतने बढ़ गए हैं, बाबुओं की संख्या बढ़ती चली जा रही है, सेक्रेटरी जो है उनकी गाड़ियां देखो, एक सेक्रेटरी के घर में, मैं जब चीफ मिनिस्टर कवर करना जब ऐसे अपने का, मैं चीफ मिनिस्टर की गाड़ी में बैठता था, उनके आगे गाड़ी होती थी, एक मोटरसाइकिल में दो, एक गाड़ी होती थी बस, कि खराब हो जाए तो चीफ मिनिस्टर बैठ जाते और सड़क बंद नहीं होती थी। अब मैं चीफ मिनिस्टर के साथ गया, अभी चीफ मिनिस्टर के मिल के आया, 29 कार्स, उससे 23 खाली, 13 ड्राइवर। परंतु आप उसका पॉलिटिक्स मत करिए। 3 रुपए बढ़ाए उन्होंने, बढ़ने चाहिए थे, परंतु आपको इसका जवाब तो देना पड़ेगा। जब सस्ता था तब क्यों नहीं कम किया आपने? अच्छा नारा था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, वो कहाँ गई? बट सर एक बात ये बताइए, ये जो तस्वीर एक दिखाई पड़ी कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ 2 ही कार में जा रहे हैं, ये भी तो मतलब एक कंट्रोवर्सी है, कुछ कंट्रोवर्सी है, डिनाई नहीं किया उन्होंने, किसी ने देखा था। बट सर प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनकी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज मैं तो देखो, मैं सहमत नहीं हूँ उनको 2 गाड़ी में जाने के लिए।
उनके कि 2 गाड़ी का मतलब क्या था, आगे पीछे खराब हो जाए गाड़ी तो क्या होगा? कि प्रधानमंत्री की इस देश के प्रधान जिस तरह के एटमॉस्फेयर है, हर कंट्री में पहले भी अमेरिका हम लोग जाते थे, अब भी जाते हैं, बड़ा फर्क पड़ा है। वहां भी गाड़ियां आजकल एस्कॉर्ट करती हैं, पहले प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कवर नहीं करते थे, अब वहां भी 10-12 गाड़ी जाती है। पर ये तुम्हें कहा ना, ये शोबाजी शुरू हो गई। मैंने कहा ना मास्टर, यू आर मोर लॉयल देन द मास्टर। वो शुरू हो गया कि हर दिखा रहा, हर चीफ मिनिस्टर कहता है, फोटो रहा, मीडिया को फोन कर रहा है कि मेरी भी चलाइए वीडियो, मेरी पिक्चर चलाइए। दिखावा मत करिए कुछ भी, है करिए चुपचाप, लोगों को अपना पता लग जाएगा। बिल्कुल। पर एक माहौल बन गया कि हर चीज को इवेंट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने इसलिए शुरू से कहा कि आप सरकार के खर्चों को कम कीजिए, लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय वो जरूरी है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू।